नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम एचआरटीसी कंडक्टर का फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने वाले हैं। आप सभी को बताएं जो कंडक्टर का एग्जाम है वो 10 दिसंबर को होने वाला है और आपका इस बार एक ही एग्जाम होगा, दो एग्जाम नहीं, एक ही एग्जाम होने वाला है और उसी की मेरिट से जो है आपकी सिलेक्शन होगी। तो 100 क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपके पास टाइम है और नेगेटिव मार्किंग का फिलहाल कंफर्म नहीं है, जो बोर्ड है उसने बताया नहीं है, मगर मेरे अकॉर्डिंग शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी आपका जब एग्जाम होगा 10 दिसंबर को, एग्जाम देने से पहले जो इंस्ट्रक्शन होंगे उन्हें पढ़ लेना, वहां पर आपका देर खा होगा नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। पर मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग शायद इस बार नहीं होने वाली और आपका एक ही पेपर है, बता रखा है, सिलेबस भी एचपीपीएससी ने आपको बता रखा है। तो ये जो मॉक टेस्ट है मैंने एचपीपीएससी के पिछले जो पेपर्स हैं उनसे क्वेश्चन निकाल के बनाया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं डाल रहा। तो इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना होगा मॉक टेस्ट की तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए और आपको पता भी लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड करना और पहले खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद वीडियो को देखना। वीडियो में आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, सिलेबस में बता रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर द नेसेसिटी ऑफ लाइसेंस फॉर कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज इज कंटेन्ड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट इन। तो कहना चाहता है स्टेज कैरेज के कंडक्टर के लिए लाइसेंस का आवश्यकता का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम के डैश के तहत है। तो बताइए, जो स्टेज कैरेज होती है उसमें जो आपके कंडक्टर होते हैं उनको लाइसेंस होना चाहिए उनके पास, तो ये किस सेक्शन के अंडर है। स्टेज कैरेज क्या होती है, जिसमें आपके 6 एक व्हीकल है, मान लीजिए उसमें 6 आपके व्यक्ति बैठ सकते हैं, ड्राइवर को छोड़ के, ठीक है, ड्राइवर को एक्सक्लूड करके 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो वो आपकी स्टेज कैरेज होती है। तो उसमें जो कंडक्टर होगा उसका लाइसेंस होना चाहिए। कौन से सेक्शन के अंडर आता है? फर्स्ट का राइट आंसर कौन सा है बताइए? 28 सेक्शन, 29 सेक्शन, 39 या 42? फर्स्ट का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 के अंडर जो आपकी स्टेज कैरेज होती है उसमें जो कंडक्टर है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, लाइसेंस उसके पास होना चाहिए मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर, ठीक है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए, रेवोकेशन ऑफ अ कंडक्टर लाइसेंस ऑन ग्राउंड ऑफ डिसीज और डिसेबिलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन। तो बीमारी या विकलांगता के आधार पर कंडक्टर के लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान किस धारा के तहत है? तो बताइए, मान लीजिए आप कंडक्टर लग जाते हैं एचआरटीसी में और आपको कोई बीमारी हो जाती है, मान लीजिए आंखों में मोती हो जाता है, आपको जो है आंखें खराब हो जाती है, तो आपको जो है डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उस केस में जो आपका कंडक्टर लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ये कौन से सेक्शन के अंडर बोला गया है? तो बताइए कौन से सेक्शन के अंडर बोला है? सेक्शन 32, सेक्शन 33, सेक्शन 34 या सेक्शन 35? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 32। तो सेक्शन 32 के अंदर अगर आपको कोई भी डिसीज लग जाए या डिसेबिलिटी हो जाए तो आपका जो कंडक्टर लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया जाएगा। सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए, सेक्शन 32 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो प्रावधान है वो किस धारा के अंतर्गत है? तो बताइए, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 या सेक्शन 12? आप देख सकते हो इतने सारे सेक्शन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आपके बहुत सारे सेक्शन है, वहां से आपको क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ सकता है। तो बताइए, जो ड्राइविंग लाइसेंस है कौन सी सेक्शन के अंदर दिया जाता है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 9। तो मोटर व्हीकल एक्ट से क्वेश्चन आपको आएंगे, पढ़ना जरूरी है। तो ड्राइविंग लाइसेंस कौन से सेक्शन के अंडर मिलेगा? सेक्शन 9 के अंडर आपको दिया जाता है। फोर्थ है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? तो आपका जो अस्थायी पंजीकरण है वो किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? तो आप कभी भी जैसे गाड़ी लेते हो, स्टार्टिंग में आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन देते हैं, उसके बाद परमानेंट होता है ना, पहले तो टेम्पररी देते हैं, तो वो जो आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन देते हैं वो कौन सी सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 43, सेक्शन 44, सेक्शन 45 या सेक्शन 47? तो बताइए फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 43। तो सेक्शन 43 इसका राइट आंसर है। जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है वो सेक्शन 43 के अंडर दिया जाता है। मॉक टेस्ट की पीडीएफ फिर से आपको बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से डाउनलोड कीजिए, खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। वीडियो से आपको पता लग जाएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको पता है 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहीं से आपकी मेरिट बनेगी। जो पेपर में ज्यादा नंबर लाएगा उसी की सिलेक्शन होगी, सीधी सी बात है। फोर्थ का राइट आंसर क्या है? टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 43 के अंडर दिया जाता है। फिफ्थ है, no person shall be granted a learner license to drive a transport vehicle unless he has held a driving license to drive a light motor vehicle for at least dash years। तो कहना चाहता है किसी भी व्यक्ति को परिवहन जो वाहन होगा चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने जो है कम से कम हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ना रखा हो, कितने वर्ष तक का। तो अगर आपको मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना है तो उसके लिए आपको जो है जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं उसका लाइसेंस कितने साल तक होना चाहिए आपके पास, ठीक है।
तो कितने साल तक होना चाहिए? 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक या 4 साल तक, ऐसी बताइए कितने साल तक चाहिए होगा। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का राइट आंसर है वो है 1। ठीक है, 1 साल तक आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, तभी जो है आपको लर्नर लाइसेंस दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए। ठीक है, अगर 1 साल तक आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आपको जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस मिलेगा। फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए, फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन दे रखा है 1, तो 1 इसका राइट आंसर है। सिक्स देखिए, हु विल कॉन्स्टिट्यूट क्लेम्स ट्रिब्यूनल इन एन एनी एरिया। तो कहना चाहता है किसी भी क्षेत्र में जो दावा न्यायाधिकरण होगा उसका गठन कौन करेगा। ठीक है, जो आपकी क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स होती है इसका जो गठन है वो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो बताइए सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टेट गवर्नमेंट। तो जो आपकी क्लेम्स ट्रिब्यूनल होती है उसका जो है गठन कौन करता है किसी भी एरिया में? स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो जैसे कोई भी मान लीजिए हादसा होता है, उसमें कुछ मुआवजा मिलना है, तो उसके लिए जो है क्लेम्स ट्रिब्यूनल बनाया जाती है राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 7 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। तो हिट एंड रन आपने सुना ही होगा, हिट एंड रन का क्या अर्थ है? तो हिट एंड रन का क्या अर्थ है? एक्सीडेंट बाय हिट, आफ्टर एक्सीडेंट रन, आइडेंटिटी ऑफ अ मोटर व्हीकल कैन नॉट बी असरटेन, नन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिट एंड रन आपने सुना होगा, तो बताइए सेवंथ का राइट आंसर क्या होगा? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है आइडेंटिटी ऑफ द मोटर व्हीकल कैन नॉट बी असरटेन। मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, उसने किसी व्यक्ति को जो रोड में चल रहा है उसे ठोक दिया और वो भाग गया वहां से, और उसकी जो गाड़ी है उसका पता ही नहीं लगा कि हाँ किसने ठोका, क्या हुआ, तो वो होगा आपका हिट एंड रन। ठीक है, हिट एंड रन के केस में वो आएगा, आपने ठोक दिया और आप भाग गए। ठीक है, तो वो जो है आपकी आइडेंटिटी वहां पर सामने नहीं आ पाई। ठीक है, सेवंथ का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स, अब यहाँ से भी आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमसे और भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं, नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया है। ठीक है, एचपी एग्जाम फेयर नेम से प्ले स्टोर में हमारा ऐप है, वहां पर मैंने 12 मॉक टेस्ट जो है लेटेस्ट पैटर्न पे डाल दिए हैं कंडक्टर के, और सारे जो क्वेश्चन है वो एचपीपीएससी के पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वहां से उठा के डाले हैं, ताकि जो एग्जामिनर है आपको पता लग जाए किस लेवल तक की क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपको मॉक टेस्ट लेने होंगे, नीचे ऐप का लिंक दिया है, वहां से आप बाय कर सकते हो। बाकी एक दो मॉक टेस्ट वहाँ फ्री भी होंगे, तो अगर आपको फ्री में भी अटेम्प्ट करने हैं तो मैं ऐसा करूंगा 2 मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री रख दूंगा, वहां पर आप फ्री में भी 2 अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 2 फ्री मिल जाएंगे, 10 उसमें पेड होंगे। ठीक है, टोटल 12 मॉक टेस्ट वहां पर रहने वाले हैं, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे। 8 देखिए, व्हाट शुड यू डू इफ योर ई टिकट अमाउंट इज डेबिटेड बट द टिकट इज नॉट बुक्ड एंड इट डजंट अपीयर इन योर बुकिंग हिस्ट्री। यदि आपकी ई टिकट राशि काट ली गई है लेकिन टिकट बुक नहीं हुआ है और यह आपके बुकिंग जो हिस्ट्री है उसमें भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? तो मान लीजिए आप एचआरटीसी की वेबसाइट में गए, वहां से जो है आप टिकट बुक कर रहे थे मंडी से लेके दिल्ली की, तो आपके जो है खाते से पैसे भी कट गए और जो आपकी टिकट है वो बुक भी नहीं हुई, और जो आपकी टिकट हिस्ट्री होती है वहां पर जो है आपकी टिकट दिख नहीं रही। ठीक है, बुकिंग हिस्ट्री होती है वहां आपकी टिकट नहीं दिख रही, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो बताइए क्या करना चाहिए? वेट फॉर 48 आवर्स, विजिट द नियरेस्ट एचआरटीसी काउंटर, ईमेल डिटेल्स टू HRTC HQ@gmail.com या कॉल कस्टमर सपोर्ट। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? 8 का राइट आंसर क्या है? 8 का जो राइट आंसर है वो है ईमेल डिटेल्स टू HRTCHQ@gmail.com। तो जो भी आपकी डिटेल्स होगी, जो आपके खाते से पैसे कटे हैं वो सब आपको वहां पर बताना है, आपको अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल्स वहां डालनी है, और जो आपका रिफंड है वो आपको मिल जाएगा 7 से 14 दिन में। तो ये करना होता है आपको, जो है अपनी ईमेल करनी होती है डिटेल्स इस जो आपकी जीमेल दी हुई है। ठीक है, एचआरटीसी की ऑफिशियल जीमेल है इस पे। तो ये आपकी जो है वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ आईटी डिटेल्स में वहाँ दे रखा है कि वेलफेयर स्कीम्स, एचआरटीसी की जो वेबसाइट है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखिए, जब भी ऐसा कभी हो कि पैसे कट जाए आपके और जो है टिकट बुक ना हो, ना बुकिंग हिस्ट्री में देखिए, तो आपको जो है ईमेल करना होता है एचआरटीसी की जो ये जीमेल है इस पे अपनी डिटेल्स कि आपके पैसे कट गए, और 7 से 14 दिन में आपको पैसे मिल जाते हैं। 9th क्वेश्चन है, फॉर टिकट सबमिटेड विद इन 12 आवर्स प्रायर टू द डिपार्चर ऑफ एन एचआरटीसी बस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टिकट अमाउंट इज डिडक्टेड ड्यूरिंग द रिफंड प्रोसेस। तो इसमें कहना चाहता है एचआरटीसी बस के प्रस्थान से 12 घंटे पहले जमा किए गए टिकटों के लिए रिफंड प्रक्रिया के दौरान कितनी जो है टिकट राशि काट ली जाती है। तो बताइए कितना जो है प्रतिशत जो आपकी टिकट होगी, जो भी आपने पैसे दिए होंगे उसके कितना प्रतिशत जो है काट लिया जाएगा। 15%,
10%, 20%, 25% या 30%? तो बताइए नाइन्थ का राइट आंसर क्या है? नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है 25%। तो अब मान लीजिए आपकी जो बस है वो 5 बजे है और सुबह 9 बजे आप अपनी टिकट कैंसिल करते हो, तो एचआरटीसी का ये प्रावधान है कि 12 घंटे के अंदर जब भी आपका डिपार्चर होगा उससे 12 घंटे के अंदर अगर आप कैंसिल करते हो तो 25% आपका कट जाएगा, और 12 घंटे से पहले करते हो तो आपका मान लीजिए आपकी जो टिकट है वो 4 तारीख की थी, आप 3 तारीख को करते हो, मतलब आपका जो है 12 घंटे से पहले आप कर रहे हो तो आपके 10% जो है पैसे काटे जाएंगे। तो इस केस में क्या बोल रहा था कि 12 घंटे के अंदर जो है कितने कटते हैं, अगर आपका जो भी डिपार्चर टाइम है उससे 12 घंटे के जो है अगर आप पहले जमा कराते हो तो 25% आपका काट लिया जाएगा। तो 9 का राइट आंसर क्या है? 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 25%। 10 देखिए, डज बुकिंग ऑनलाइन विथ एचआरटीसी कॉस्ट मोर? क्या एचआरटीसी के साथ ऑनलाइन बुकिंग करने से अधिक लगता है, कुछ आपका जो पैसे वो एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं? तो बताइए देने पड़ते हैं या देने पड़ते हैं? नो इट इज फ्री, यस अ 1.5% सर्विस चार्ज अप्लाइज ओनली ड्यूरिंग पीक हार्स, ओनली फॉर इंटरनेशनल बुकिंग। तो बताइए अगर आप एचआरटीसी की वेबसाइट से जो है ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने मंडी से दिल्ली जाना है, आप एचआरटीसी की वेबसाइट में गए और ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो, तो आपको जो है एक्स्ट्रा देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? तो 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का जो राइट आंसर है यस, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। कितना? 1.5% जो है सर्विस चार्ज उसमें लगता है, ठीक है, 1.5% सर्विस चार्ज अप्लाइज। तो जब भी आप एचआरटीसी की वेबसाइट से जो है ऑनलाइन बुक करोगे तो आपको 1.5% सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। 10th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 11th देखिए, इज देयर एन एज लिमिट फॉर चिल्ड्रन टू क्वालिफाई फॉर हाफ फेयर ऑन एचआरटीसी बसेस? क्या एचआरटीसी बसों में बच्चों के लिए आधे किराए की पात्रता के लिए कोई आयु सीमा है? तो मान लीजिए कोई बच्चा है जिसे एचआरटीसी की बस से जाना है और उसका जो किराया है वो आधा लगेगा, तो वो आधा कब लगेगा? उसकी एज कितने से कितनी तक होनी चाहिए? नो एज लिमिट, बिलो 10 ईयर्स, बिलो 8 ईयर्स या बिटवीन 5 to 12 ईयर्स? तो बताइए 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिटवीन 5 to 12 ईयर्स। तो किसी भी बच्चे की एज अगर 5 से 12 साल तक है तो उसके जो किराया है वो आधा लगेगा, ठीक है, जितना भी किराया होगा उसका आधा उन्हें देना पड़ेगा। तो कोई भी बच्चा हो जिसकी एज 5 से 12 साल होती है उसे जो है आधा किराया एचआरटीसी की बस में देना पड़ता है। अगर 5 साल से कम है तो किराया भी नहीं देना पड़ेगा, मगर सीट भी नहीं मिलेगी, ऐसे अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी गोद में उसके बैठना पड़ेगा। अगर 5 साल से छोटा है किराया उसका नहीं लगेगा, अगर 5 से 12 के बीच में तो आधा किराया लगता है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 12 देखिए, विच टाइप ऑफ बसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सम्मान कार्ड कंसेशन? तो किस प्रकार की बसों को जो है सम्मान कार्ड जो आपका है उससे बाहर रखा गया है? तो सम्मान कार्ड जो होता है ये सीनियर सिटीजन को देता है एचआरटीसी, जिसमें आपका 30% तक का जो है छूट दी जाती है। तो कौन सी बसेज है जिन्हें इससे बाहर रखा है? तो सम्मान कार्ड अगर आपके पास है और आप अपना बेनिफिट लेना चाहते हो, कंसेशन लेना चाहते हो, तो कौन सी बस में आपको नहीं मिलेगा? एसी बसेज में, सुपर लग्जरी बसेज में, या बोथ एसी एंड सुपर लग्जरी, या ऑल बसेज आर इंक्लूडेड? तो बताइए 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ एसी एंड सुपर लग्जरी बसेज। तो जो एसी बसेज होती है, सुपर लग्जरी बसेज होती है, उसमें सम्मान कार्ड नहीं चलता, ओनली आपकी जो ऑर्डिनरी बसेज होगी वहां पर चलेगा, ठीक है। ऑर्डिनरी बसेज में आप सम्मान कार्ड दिखाओगे, आप मान लीजिए सीनियर सिटीजन हो, तो आपको जो है कंसेशन जो आपका किराया है उसमें मिल जाएगा, एसी और सुपर लग्जरी बस में नहीं मिलता। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 13 देखिए, विच कार्ड स्कीम हैज द लॉन्गेस्ट वैलिडिटी पीरियड? किस कार्ड का योजना जो है आपका अवधि सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आपके जैसे स्मार्ट कार्ड देता है एचआरटीसी, ग्रीन कार्ड देता है, सम्मान कार्ड देता है, तो इनमें से सबसे ज्यादा जो है अवधि वैलिडिटी किसकी होती है? जैसे कोई 1 साल का होता है, कोई 2 साल का होता है, तो बताइए सबसे ज्यादा जो वैलिडिटी है वो किसकी होती है? 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है वो है ग्रीन कार्ड। जो ग्रीन कार्ड है इसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है, अगर आप इसे बनाते हो तो 2 साल तक ही आपका वैलिड रहेगा, फिर उसके बाद फिर से बनाना पड़ता है, ठीक है। सम्मान कार्ड भी 1 साल के लिए बनता है, जो स्मार्ट कार्ड है ये भी 1 साल के लिए बनता है, जो ग्रीन कार्ड है ये आपका 2 साल तक बनता है। तो लॉन्गेस्ट वैलिडिटी किसकी है? ग्रीन कार्ड की है। 14 देखिए, व्हाट इज द ऑर्बिटल हाइट ऑफ जीपीएस? तो जो आपकी जीपीएस होती है, जीपीएस सैटेलाइट्स होती है जो अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रही होती है, उनकी ऑर्बिटल हाइट कितनी होती है, कितनी हाइट पे जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है? तो उनका ऑर्बिट बताइए कितनी हाइट पे होता है? 10,000 या 10,000 होना था, 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 20,180 किलोमीटर, 24,280 किलोमीटर। तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 20,180 किलोमीटर। तो 20,180 किलोमीटर जो है ऑर्बिटल हाइट है जीपीएस की। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। जीपीएस से रिलेटेड भी जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उन्होंने जो है स्पेसिफिक टॉपिक्स भी बता रखे हैं। अब देखिए, द कोड्स यूज्ड इन जीपीएस आर, तो जीपीएस में कौन से कोड यूज किए जाते हैं? तो देखिए कोड दे रखे, कोर्स एक्विजिशन कोड,
प्रिसाइज कोड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो बताइए जीपीएस में कौन सा कोड यूज किया जाता है, कोर्स एक्विजिशन कोड या प्रिसाइज कोड। तो 15 का राइट आंसर क्या है, 15 का जो राइट आंसर है वो है सी, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही कोड यूज किए जाते हैं जीपीएस में, कोर्स एक्विजिशन कोड भी और प्रिसाइज कोड भी। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन है वहां मैंने पीडीएफ दे रखी है, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। 16 का देखिए, विच टाइप ऑफ पेमेंट गेटवे इज टिपिकली प्रिफर्ड फॉर बिजनेस विद लो ट्रांसैक्शन वॉल्यूम्स एंड लिमिटेड टेक्निकल रिसोर्सेज। तो कम लेन देन मात्रा और सीमित तकनीकी संस्थानों वाले व्यवसाय के लिए किस प्रकार का भुगतान गेटवे आमतौर पर पसंद किया जाता है। तो बताइए कौन सा जो है पेमेंट गेटवे यूज किया जाता है जहां पर आपका जो है लो ट्रांसैक्शन वॉल्यूम होता है और लिमिटेड टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं। तो बताइए कौन सा पेमेंट गेटवे वो यूज करते हैं, एंटरप्राइज पेमेंट गेटवे, ऑल इन वन पेमेंट गेटवे, ओपन सोर्स पेमेंट गेटवे या कस्टम बिल्ट पेमेंट गेटवे। तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या है, 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑल इन वन पेमेंट गेटवे। तो जहां पर भी आपका लो ट्रांसैक्शन वॉल्यूम होता है और लिमिटेड टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं, वहां पर जो है कौन सा पेमेंट गेटवे यूज किया जाता है उन बिजनेसों में, वो है ऑल इन वन पेमेंट गेटवे। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। मैंने आपको बोला है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स बता रखे हैं जैसे पेमेंट गेटवे, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 17 देखिए, विच टाइप ऑफ पेमेंट गेटवे टिपिकली अलाउज कस्टमर्स टू मेक पेमेंट विदाउट लीविंग द मर्चेंट वेबसाइट। तो किस प्रकार का भुगतान गेटवे आमतौर पर ग्राहकों को व्यापारी की वेबसाइट छोड़े बिना भुगतान करने की अनुमति देता है। तो बताइए कौन सा पेमेंट गेटवे है, होस्टेड पेमेंट गेटवे, रीडायरेक्ट पेमेंट गेटवे, ऑफ साइट पेमेंट गेटवे या ऑन साइट पेमेंट गेटवे। तो ऐसा कौन सा पेमेंट गेटवे, मान लीजिए आप किसी साइट में गए और आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको वो साइट लीव करने की जरूरत नहीं है, आप उस साइट के थ्रू ही है जो पेमेंट कर पाओगे, तो वो कौन सा पेमेंट गेटवे होता है। 17 का जो राइट आंसर क्या है, 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑन साइट पेमेंट गेटवे। तो ऑन साइट पेमेंट गेटवे आपको ये फैसिलिटी देता है कि जो मर्चेंट की वेबसाइट होगी जहां से आप बाय कर रहे हैं वहां से आपको उसे लीव नहीं करना पड़ेगा, वहीं से आप जो है अपनी पेमेंट कर सकते हो। 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी ऑन साइट पेमेंट गेटवे है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी आपका टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएंगे। हीट स्ट्रोक्स मींस डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन द बॉडी। तो बताइए हीट स्ट्रोक का जो मतलब है वो क्या है, शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है जब हीट स्ट्रोक होता है, सॉल्ट की कमी, वाटर की, शुगर की, या वाटर एंड सॉल्ट की। तो 18 का राइट आंसर क्या है, 18 का जो राइट आंसर है वो है वाटर एंड सॉल्ट। तो वाटर एंड सॉल्ट की कमी से जो है हीट स्ट्रोक होता है, ठीक है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो हीट स्ट्रोक में क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या कमी हो जाती है, किस चीज की कमी होती है, वाटर एंड सॉल्ट की। 19 देखिए, व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो कितना उच्चतम तापमान है जिसे माप सकता है। तो बताइए कितना उच्चतम तापमान जो है उसे माप कर सकता है, मेजर कर सकता है। 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बताइए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो कितना उच्चतम तापमान जो है उसे मेजर कर सकता है। तो 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 19 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। 20 देखिए, सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स इज कॉल्ड। तो हड्डियों का जो है कमजोर होना, जो आपकी सॉफ्ट हो जाती है, कोमलता का, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उस बीमारी को क्या कहते हैं एक तरह से। तो बताइए क्या कहते हैं, एस्टियोपोरोसिस, एस्टियोमलेशिया, एस्टियोब्लास्ट, एस्टियोक्लास्ट। तो बताइए 20 का राइट आंसर क्या है, 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एस्टियोमलेशिया। तो जो आपकी हड्डियां हैं उनकी कोमलता यानी उनमें सॉफ्टनेस आ जाती है, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 21 है, सिलेक्ट द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ISDR। अब ISDR आपको दे रखा है, इसकी आपको करेक्ट फुल फॉर्म बतानी है। 4 ऑप्शन आपके साथ स्क्रीन में दे रखे, एक बार देख लीजिए इनको और अपना आंसर जो है डिसाइड कीजिए। तो बताइए 21 का राइट आंसर क्या होगा। 21 का जो राइट आंसर है वो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, राइट आंसर क्या है, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। तो ISDR की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन ISDR की फुल फॉर्म है। 22 देखिए, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो जो साइक्लोन होता है उसका जो केंद्र होता है उसकी क्या विशेषता आपको बतानी है। तो बताइए क्या विशेषता होती है, जो साइक्लोन का जो है सेंटर होता है उसकी क्या विशेषता है। हाई प्रेशर होता है वहाँ, लो प्रेशर होता है, वेरी हाई प्रेशर होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है। तो बताइए 22 का राइट आंसर क्या है। 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लो प्रेशर। तो जो आपका साइक्लोन होता है यानी चक्रवात होता है उसका जो सेंटर होता है, मान लीजिए ये आपका साइक्लोन है, उसका जो सेंटर है वहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहाँ पर। और जो विंड की स्पीड होती है वो क्या होती है, वो वेरी हाई होती है, ठीक है।
जो आपको पता है हवा बहुत तेजी से चल रही होती है, मगर प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक वो बहुत कम होता है उसके सेंटर में, और जो विंड है वो बहुत स्पीड से चल रही होती है। अगर आप देखोगे जो नॉर्थन हेमिस्फेयर होगा वहां पर जो साइक्लोन आता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, उल्टी दिशा में घूमता है। क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। अगर साउथर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन आता है तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा घड़ी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये चीजें साइक्लोन से रिलेटेड है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा सेंटर में क्या होता है, जो आपका सेंटर होता है साइक्लोन का वो कैसा होता है, वहां बहुत ही लो प्रेशर होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 23 देखिए, विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स, तो एड्स के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, तो बताइए एड्स के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, HIC, HIV, HIL या HKL, तो बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 23 का राइट आंसर क्या है, 20 जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी HIV, ठीक है। HIV एड्स तो सुना होगा, सब बोलते हैं HIV एड्स, ठीक है, तो HIV एड्स क्यों बोलते हैं, जो वायरस होता है वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, HIV वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी से एड्स होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है HIV एड्स, आपने सुना भी होगा HIV एड्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो HIV वायरस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एड्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, पर्सनल हाइजीन एंड बिहेवियरल स्किल्स, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 24 देखिए, व्हेन इज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेटेड, तो विश्व हाथ स्वास्थ्य स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को, 5 मई को, 27 जून को या 29 दिसंबर को, तो बताइए वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5 मई, तो 5 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ठीक है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो है वो 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, तो निम्न में से कौन सा जो है आपको तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, तो बताइए इंस्टेंट एनर्जी कौन सा देता है, ग्लूकोज देता है, माल्टोज देता है, सेलुलोज देता है, लैक्टोज देता है। तो एड भी देखी होगी आपने, कौन सी एड है, ग्लूकोज की एड, ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, ग्लूकोज के ग्लास पियोगे इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी, तो एड भी आपने देखी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ग्लूकोज जो है आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है, तो कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी आपको बताना है, इसमें से ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, टाइफॉइड है, यानी एक दूसरे से फैलती है, यानी दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है एक व्यक्ति से, तो वो कौन सी डिसीज है इनमें से, तो बताइए कौन सी है। 26 का जो राइट आंसर है वो है टाइफाइड, ठीक है, टाइफॉइड जो है ये आपको कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर क्या है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ कंडक्टर बीइंग इलिटरेट इज, तो कंडक्टर का अशिक्षित होना का मुख्य नुकसान क्या है, ठीक है, अशिक्षित है यानी पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका मुख्य नुकसान क्या होगा, उसके व्यवहार में कमी, हाँ जी व्यवहार में कमी होगी, उसकी गिनती करने में कमी, हाँ गिनती भी नहीं कर पाएगा ठीक से क्योंकि पढ़ा लिखा तो है ही नहीं। तो बताइए 27 का राइट आंसर क्या है, 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, तो दोनों ही सही है। इसमें जो आपकी कमियां होगी वो क्या होगी, उसका व्यवहार भी ठीक नहीं होगा क्योंकि पढ़ा लिखा है नहीं वो, और जो गिनती करने की कमी है गिनती भी ठीक से कर नहीं पाएगा क्योंकि पढ़ाई तो कर नहीं रखी तो गिनती तो आएगी कैसे। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 28 देखिए, बस कंडक्टर का बस चेकर से संबंध, तो रिलेशन बिटवीन बस कंडक्टर एंड बस चेकर, तो आप जब भी कंडक्टर लग जाओगे तो आप देखोगे कि जो बस चेकर है वो भी आते हैं, वो चेक करते हैं ठीक से कि आपने जो है टिकट काटी नहीं काटी। मान लीजिए आपने किसी जो पैसेंजर है उससे किराया ले लिया और उसको बदले में टिकट नहीं दी, क्योंकि वो किराया तो सीधा आपकी जेब में चले गया, टिकट जब तक आप काटोगे नहीं वो सरकार को कैसे मिलेगा। तो इसमें बोला क्या रिलेशन होता है एक बस कंडक्टर और बस चेकर के बीच में, तो बताइए ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है, ईमानदार होना चाहिए या पक्षपात वाला होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 28 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, जो कंडक्टर और बस चेकर का रिलेशन है एक दूसरे का वो ईमानदारी वाला होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस चेकर भी आपका जो है वो घूस खाने वाला बंदा और कंडक्टर भी घूस खाने वाला हो, एक ने बोला कि हाँ मैंने टिकट नहीं काटी, पैसे लिए, थोड़े पैसे उसको भी दिए और जो है सरकार का नुकसान कर दिया। तो ईमानदारी वाला जो है उन दोनों का जो है रिलेशन होना चाहिए। 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 29 देखिए, टिकट प्रोसेसिंग रिलेटेड, तो जो टिकट प्रक्रिया है वो संबंधित है, तो बताइए किससे संबंधित है, कंडक्टर से, ड्राइवर से, यात्रियों से या ए और सी दोनों से। तो बताइए जो टिकट की प्रोसेस है वो किससे संबंधित है। तो 29 का राइट आंसर क्या है, 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए एंड सी दोनों। तो कंडक्टर जो है टिकट देता है यात्रियों को जब वो पैसे देते हैं, तो जो कंडक्टर और यात्री है इन दोनों का जो है टिकट से लेना देना है, ड्राइवर का कोई लेना देना नहीं है, ड्राइवर तो अपनी बस चलाएगा, उसे टिकट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कंडक्टर और यात्रियों का जो है संबंध होता है टिकट प्रोसेसिंग से, यानी जो आप पैसे दोगे कंडक्टर को वो आपको बदले में टिकट देगा, तो टिकट का जो लेन देन है वो सारा कंडक्टर और यात्रियों के बीच में। 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 30 देखिए, हु हैज द फर्स्ट एड बॉक्स इन द बस, तो बस में जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो किसके पास होता है, ड्राइवर के पास,
पास, कंडक्टर के पास, ए और बी दोनों के पास, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंडक्टर। तो जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो कंडक्टर के पास होगा, ड्राइवर के पास नहीं। आप जब देखोगे ड्राइवर जो है एग्जाम होता है उसमें कंडक्टर जो फर्स्ट एड का कोर्स है वो नहीं मांगते, मगर जो आप कंडक्टर का अभी एग्जाम दे रहे हो तो आपसे फर्स्ट एड का कोर्स जो है मांगा गया था ना, कि फर्स्ट एड करा होना चाहिए हॉस्पिटल से, तो वो इसलिए मांगा हो जाता है क्योंकि जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो कंडक्टर के पास होता है, ड्राइवर के नहीं, कंडक्टर के पास। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। और कोई भी जैसे इमरजेंसी हो जाए, कोई भी दुर्घटना हो जाए, तो उसमें जो कंडक्टर है उसे पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड कैसे देना है व्यक्तियों को। मान लीजिए किसी को कोई चोट लग जाए तो उसे फर्स्ट एड कैसे देना है, तो वो कंडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, तो अगर प्रॉब्लम भी कोई आ रही हो तो आप हमसे स्टडी मटेरियल ले सकते हो 7018186561 पे। फर्स्ट एड, डिजास्टर मैनेजमेंट, मोटर व्हीकल एक्ट, नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स, लेटेस्ट पैटर्न पे मैंने जो है मॉक टेस्ट भी बना दिया। कंप्लीट कोर्स की डिटेल आपको इस नंबर पे मिल जाएगी, इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और इस बार आपको पता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतनी सारी पोस्ट है, 360 के अराउंड जो है पोस्टें आपके पास आई है, और जो पेपर है वो भी ईमानदारी से होने वाला है। आपको पता है पिछले 3-4 सालों से बहुत धांधली हो रही थी, मगर अब जो पेपर है हम कह सकते हैं ईमानदारी से होगा, एचपीपीएससी उसे कंडक्ट करने वाला है। और एक ही पेपर है, इस पेपर में जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसकी सिलेक्शन होगी, और अच्छा जो है चांस है आपके पास, क्योंकि अगर ईमानदारी से हो रहा है तो कट ऑफ भी आपकी जो है कम थोड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा है, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना है। 10 दिसंबर तक अभी भी जो है आपके पास टाइम है, अच्छे से तैयारी करनी है। और ऐसा है पॉसिबल है, अगर अच्छे से तैयारी करोगे अभी भी 1 महीना अच्छे से दोगे तो एग्जाम आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। बाकी हर एक मटेरियल मिलेगा आपको, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग, हर एक चीज़ हमने कवर कर रखी है। इवन करंट अफेयर भी 1 साल का देंगे, हिमाचल का करंट अफेयर भी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, सब चीज़ कवर कर रखी है। तो अगर आपको कोर्स लेना होगा बस इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब हम हिमाचल जीके करने वाले, तो हिमाचल जीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई बच्चे पूछते हैं सर स्पेसिफिक बताइए कहाँ से आएंगे, तो ऐसा नहीं, हिमाचल जीके बोलिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा एक सिंपल सी बुक भी ली होती है हिमाचल दर्पण की, उसको पढ़ लेते हैं, वहाँ से भी आपको हिमाचल जीके हो जाती है। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, वैसे मैक्सिमम बच्चों को हिमाचल जीके में प्रॉब्लम नहीं आती है। हिंदी भी इजीली कर लेते हैं, इंग्लिश और मैथ में जहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी तो मैं समझता नहीं कहीं भी प्रॉब्लम आएगी। 31 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट पास्ड। तो आपको बताना है जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है कब जो है पास हुआ, तो आपको बताइए कब पारित हुआ था ये, 2001 में, 2007 में, 2010 में, 2011 में। तो बताइए 31 का राइट आंसर क्या है? 31 का जो राइट आंसर है वो है 2011, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है इसमें 2011 में पास हुआ था। तो इसमें आपकी बहुत सारी स्कीम्स आती है, जो गवर्नमेंट जो कहता है कि हमें जो है ये पब्लिक सर्विसेज लोगों को देंगे, तो उसमें बहुत सारी आपकी सर्विसेज आती है, ठीक है। तो पहले कम थी, अब तो ऐड होती जा रही है ईयर बाय ईयर। तो ये आपका 2011 में जो है पास हुआ था। 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 32 देखिए, द वर्ड बिगार इज अ, तो बिगार कौन सा शब्द है? तो बताइए, बिगार आपने सुना होगा, जब भी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें अंग्रेजों द्वारा जो है बिगार कराया जाता था, लोगों से काम कराया जाता था और बदले में पैसे भी देते थे। राजा भी करते थे पुराने समय में कि लोगों से काम कराना और जो है उनको पैसे नहीं देना उस काम के। तो ये बिगार प्रथा हिमाचल में चली आ रही थी। तो ये जो बिगार वर्ड है कहाँ से लिया गया है? हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, पर्शियन वर्ड है या अरेबिक वर्ड है? तो बताइए 32 का राइट आंसर क्या है? 32 का जो राइट आंसर है वो है पर्शियन वर्ड। ये क्या है? एक पर्शियन वर्ड है। और ये सारे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको एचपीपीएससी के मैंने पिछले पेपर से निकाले हैं, ठीक है, पिछले पेपर से निकाल के इस पेपर में डाल रहा हूँ, तो कैसे क्वेश्चन एचपीपीएससी पूछता है आपको आइडिया लग जाएगा। 33 देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला वॉज प्रीवियसली नोन एज, तो भारतीय जो आपका उच्चतम अध्ययन संस्थान है उसका जो है क्या नाम था पहले, सिंपली ये पूछ रहा है आपका। तो बताइए जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है इसका पहले नाम क्या था? पीटरहॉफ, वाइस रीगल लॉज, रॉथरी कासल या कैनेडी भवन? तो 33 का राइट आंसर क्या है? 33 का जो राइट आंसर है वो है वाइस रीगल लॉन्च। तो वाइस रीगल लॉन्च का बाद में नाम चेंज करके अब क्या रखा गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जो कि आपका शिमला में है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 34 देखिए, पंजौता एरिया वेयर पंजौता मूवमेंट स्टार्टेड लाइज इन विच तहसील ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो आप सभी को पता है जो पंजौता आंदोलन है ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका सिरमौर में हुआ था 1942 में। अब ये पूछा है जो पंजौता ये एरिया जहाँ का आंदोलन हुआ था ये सिरमौर की कौन सी तहसील में है? तो बताइए कौन सी तहसील में? रेणुका जी, राजगढ़, पचड़ या शिलाई? तो आपने पंजौता आंदोलन तो हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपको बताना है शिमला सिरमौर की कौन सी तहसील में जगह। तो बताइए 34 का राइट आंसर क्या है? 34 का जो राइट आंसर है वो है राजगढ़। तो जो आपका राजगढ़ तहसील है उसमें आपका ये पंजौता एरिया आता है, जहाँ पर आपका पंजौता मूवमेंट हुआ था 1942 में। 35 देखिए, ड्यूरिंग विच ईयर कुल्लू एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ फुल डिस्ट्रिक्ट। तो कुल्लू को किस वर्ष जो है पूर्ण जिले का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो बताइए कब बना था कुल्लू एक कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट? 1963 में, 1972 में, 1966 में, 1975 में?
तो बताइए 35 का राइट आंसर क्या है? 35 का जो राइट आंसर है वो है 1963। तो 1963 में जो है कुल्लू को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। ये पहले पंजाब में आ गया था, जैसे ही जो है पंजाब का पुनर्गठन हुआ 1966 में, उसके बाद ही हिमाचल में आता है। उससे पहले जो है कुल्लू जो है आपका कहाँ होता है? पंजाब में होता है, ठीक है। और वहाँ पर इसे डिस्ट्रिक्ट 1963 में ही बना देते हैं, ठीक है। 1963 में ही इसे डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं। तो 1966 के बाद कुल्लू हिमाचल में आ जाता है, तो मगर उससे पहले ही डिस्ट्रिक्ट बन जाता है जब भी पंजाब में होता है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में मध्यम सिंचाई परियोजना नहीं है? तो बताइए मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा नहीं है? शाह नहर प्रोजेक्ट, चांगर प्रोजेक्ट, सिद्धाता प्रोजेक्ट या बल वैली प्रोजेक्ट। तो 36 का राइट आंसर क्या है? 36 का जो राइट आंसर है वो है शाह नहर प्रोजेक्ट। तो शाह नहर प्रोजेक्ट ये है क्या है? ये लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट है, बाकी तीनों आपके मीडियम में आते हैं। ये लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 37 देखिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डस यमुना रिवर एंटर्स इन द टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो निम्न में से किस स्थान से जो यमुना नदी है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो बताइए, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जो है नदी भी है, एरिया डिस्टेंस वाइज देखिए जो डिस्टेंस तय करती है। तो ये हिमाचल प्रदेश में एंटर कहाँ से करती है? सिंपली ये पूछ रहा है, पोंटा साहिब से, खादरी माजरी से, शिवकी से या संसारी से। तो शिवकी से तो आपको पता है सतलुज एंटर करती है, तो एक ऑप्शन तो आप डायरेक्टली काट दोगे। तो बताइए यमुना जो है कहाँ से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है खादर माजरी, ठीक है। खादर माजरी से जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है यमुना। तो एट विच प्लेस द यमुना रिवर एंटर्स द टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो खादर माजरी से जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 39 देखिए, 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल नोन हैंडीक्राफ्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध हस्तशिल्प नहीं है। तो हैंडीक्राफ्ट कौन सा नहीं है वेल नोन? वुडन, क्रेविंग, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग या ब्रास फर्नीचर। तो बताइए इनमें से कौन सा वेल नोन हैंडीक्राफ्ट नहीं है हिमाचल प्रदेश का? 38 का राइट आंसर क्या है? 38 का जो राइट आंसर है वो है ब्रास फर्नीचर। तो हिमाचल प्रदेश में कोई ब्रास फर्नीचर जैसा कोई कार्य नहीं करते, मतलब कोई बड़े लेवल पे। आपका जो वुडन क्रेविंग भी की जाती है, वुडन में जैसे आपके कुछ चित्रकला बनाई जाती है। एम्ब्रॉयडरी आपका जो रुमाल होता है उसमें देखिए चित्रकला बनाई जाती है, चंबा रुमाल भी बोलते हैं। पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग होगी, तो पेंटिंग भी जो आपकी वेल नोन हैंडीक्राफ्ट है, मगर ब्रास फर्नीचर नहीं है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 39 देखिए, हु डिजाइन क्राइस्ट चर्च एट शिमला एंड सेंट जॉर्ज चर्च एट आगरा। तो बताइए शिमला में क्राइस्ट चर्च और आगरा में सेंट जॉर्ज चर्च जो है उसका निर्माण किसने किया था, डिजाइन किसने किया था? ठीक है, तो आपको बताना डिजाइन किसने किया था। AHE बॉयलियो ने, JT बालियो ने या हेनरी इरविन ने या HS हरिंगटन ने। तो बताइए 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन बी, JT बॉलियो ने। ठीक है, जो JT बॉलियो है इन्होंने जो शिमला में आपने देखा क्राइस्ट चर्च है, जो रिज में आपने देखा क्राइस्ट चर्च, उसको डिजाइन किसने किया है? JT बॉलियो ने किया है। तो याद रखना है शिमला का जो क्राइस्ट चर्च है उसे डिजाइन किसने किया है? JT बॉलियो ने किया है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब आप हिमाचल जी के क्वेश्चन देख सकते हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है क्योंकि मैंने HPSC के पिछले पेपर से उठा के डाला है। तो जरूरी नहीं है कितने हाई लेवल के ही जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मगर मैंने कोशिश की है कि पेपर को मुश्किल बनाऊं ताकि आपको पता लग सके कि मुश्किल पेपर में आप कितने नंबर ला रहे हो। अगर इजी पूछूं, आपको बोलूं कि हाँ मिंजर मेला कहाँ लगता है, तो आप सीधा बोलोगे चंबा, तो वो क्वेश्चन गया, वो तो सबको ही आते हैं। जो मुश्किल करेगा वही सिलेक्शन लेगा, इजी तो सबको ही आते हैं। तो इजी कुछ आएगा तो आप इजीली कर लोगे, मुझे पता है, पर मुश्किल जो है आपको वो करना है अगर सिलेक्शन लेनी है। 40 देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द प्रोपोर्शन ऑफ 7.8% पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इज रिकॉर्डेड विच इज लोएस्ट इन द स्टेट। तो कहना चाहता है आपकी जो शेड्यूल कास्ट होती है, SC होते हैं, वो सबसे कम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? सिंपली अगर मैं आपको बोलूं कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पॉपुलेशन भी लिख दिया 7.8%, मगर सिंपल सा इसमें पूछा है लोएस्ट पूछिए। ठीक है, सबसे लोएस्ट शेड्यूल कास्ट कहाँ पर है? तो सबसे कम SC आपके कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर है? किन्नौर में, चंबा में, ऊना में या लाहौल स्पीति में? तो बताइए 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में आपके सबसे कम जो है शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, जो अनुसूचित जाति है वो सबसे कम आपकी लाहौल स्पीति में कितनी? 7.8% ही है। 41 देखिए, द पर्सन हु सेट अप एन एप्पल ऑर्कार्ड बॉन्ड्रोल ऑर्कार्ड इन 1870 आफ्टर ऑब्टेनिंग प्लांट्स फ्रॉम द UK वॉज। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी घुमा फिरा के ले रखा है कि वह व्यक्ति जिसने 1870 में UK के पौधे प्राप्त करके सेब का बगीचा लगाया, बगीचे का नाम भी बता दिया बॉन्ड्रोल ऑर्कार्ड। ठीक है, तो उसका नाम बताना है। तो सबसे पहले अगर आपने हिमाचल जी के पढ़ी होगी उसमें बता रखा है कि जो 1870 है उसमें जो है UK यानी ब्रिटिश किस्म के सेब किसने लगाए,
जो है हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल का जो कुल्लू है वहाँ पर लगाए थे इन्होंने। तो बताइए किसने लगाए थे? सिंपली ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने हिमाचल जीके की बुक में पढ़ी होगी तो वो इसका जो राइट आंसर है वो है कैप्टन आरसी ली। तो कैप्टन आरसी ली जो थे इन्होंने कुल्लू में जो है ब्रिटिश किस्म के जो आपके सेब लगाए थे। तो 1870 में किसने लगाए थे? कैप्टन आरसी ली ने। तो वो एप्पल ऑर्किड का नाम लिख रखा है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 42 देखिए, विच पास प्रोवाइड्स द मेन अप्रोच टू स्पीति फ्रॉम लाहौल। तो इसमें सिंपली कहना चाहता है स्पीति को लाहौल से कौन सा जो पास है वो जोड़ता है, ठीक है, मुख्य रास्ता है। तो बताइए लाहौल से स्पीति के लिए, तो बताइए लाहौल से अगर आपको स्पीति जाना होगा तो कौन से पास से होके जाओगे? मनीरैंग पास, हमटा पास, कुंजुम पास या बारालाचा पास? तो बताइए 42 का राइट आंसर क्या है? 42 का जो राइट आंसर है वो है कुंजुम पास। तो कुंजुम पास जो है ये लाहौल स्पीति में ही है और ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। सिंपली ये बात याद रखनी है, लाहौल को स्पीति से कौन सा पास जोड़ता है? कुंजुम पास जोड़ता है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 43 है, द चाइनीज पिलग्रिम हुएंग सोएंग कॉल्ड द चंद्रताल लेक विथ विच नेम। तो बताइए जो चंद्रताल लेक है आपकी लाहौल स्पीति में, इसे किस नाम से बोला था? एक चाइनीज आपके ट्रैवलर थे जिनका नाम था हुएंग सेंग, तो इन्होंने बताइए किस नाम से बोला था चंद्रताल लेक को? भृगु सरोवर, लोहित्य सरोवर, मानस ताल या स्वान ताल? तो 43 का राइट आंसर क्या है? 43 का जो राइट आंसर है वो है लोहित्य सरोवर। तो जो आपके ये चाइनीज पिलग्रिम है, चाइनीज ट्रैवलर थे जो हमारे हिमाचल में भी आए थे हुएंग सेंग, इन्होंने चंद्रताल लेक जो है लाहौल स्पीति में उसे किस नाम से बोला था? लोहित्य सरोवर नाम से बोला था। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चंद्रताल भी जो है लाहौल स्पीति में, सूरजताल भी आपकी जो है लाहौल स्पीति में पड़ती है। 44 देखिए, व्हाट इज द लोकल मीनिंग ऑफ शिगड़ी इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में शिगड़ी का जो है अर्थ क्या है, ठीक है, स्थानीय भाषा में शिगड़ी का अर्थ क्या है? ग्लेशियर, स्ट्रीम, खड या घाट? तो बताइए 44 का राइट आंसर। 44 का जो राइट आंसर है वो है ग्लेशियर। तो जो शिगड़ी है उसे क्या बोलते हैं? उसे हिमाचल में जो आपकी स्थानीय भाषा है उसमें ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। ग्लेशियर को यानी स्थानीय भाषा में शिगड़ी बोला जाता है, ठीक है। शिगड़ी का क्या मतलब है? ग्लेशियर होता है आपका। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 45 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हर्बल रिसोर्स सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। तो निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में हर्बल संदर्भ में केंद्र नहीं है? तो हर्बल रिसोर्स सेंटर बताना आपको कौन सा नहीं है? धुमरेडा, जंगल थलेरा, नागनी या जोगिंदरनगर? तो बताइए कौन सा नहीं है इसमें से? 45 का राइट आंसर क्या है? 45 का जो राइट आंसर है वो है नागनी। तो ये आपका हर्बल रिसोर्स सेंटर नहीं है, बाकी तीनों जगह है। धुमरेडा में भी है, जंगल थलेरा में भी है, जोगिंदरनगर में भी आपका हर्बल रिसोर्स सेंटर, नागनी में नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। इसमें हमें एक टॉपिक दे रखा है, तो देखिए जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेके रखा है। इसमें आपका करंट अफेयर भी आ सकता है और इंडियन जीके भी आ सकता है, ठीक है, दोनों ही इसमें आपके आने के चांसेस हैं। तो करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा और 1 साल तक का जो है पढ़ना पड़ेगा अगर अच्छे से एग्जाम देना है तो, ठीक है। 1 साल तक का पूछ सकते हैं और ऐसे करंट अफेयर में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, 1 महीने के 400-500 क्वेश्चन पढ़ोगे, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ोगे तो आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि एक बस माइंड में पढ़ना चाहिए कि हाँ ये चीज़ पढ़ी थी, तो आप इजीली एग्जाम में कर लोगे। तो कोई ऐसे रटने वाला काम नहीं होता, करंट अफेयर बस एक बार देखने का काम होता है, ठीक है, एक बार तो देखना ही पड़ता है। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? तो बताइए कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए है 107वां, ऑप्शन बी है 111वां, ऑप्शन सी है 102वां। तो बताइए जो आपका रिसेंटली आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 111वां, ठीक है, 111 रैंक है भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 47 है, वेयर आर द फोर्थ एशियन पैरा गेम्स स्टार्टेड रिसेंटली। तो आपके जो हाल ही में चौथे एशियन पैरा गेम्स हुए हैं ये कहाँ पर हुए हैं? तो बताइए जो फोर्थ एशियन पैरा गेम्स है कहाँ पर हुए हैं? सिंगापुर में, मलेशिया में, चीन में या इनमें से कोई नहीं? तो 47 का राइट आंसर क्या है? 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी चीन में। तो जो आपका चाइना है वहां पर फोर्थ एशियन पैरा गेम्स हुए हैं। 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं 48, वेयर रिसेंटली डिड द इंडियन नेवी कंडक्टेड द एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज चक्रवात 2023। तो सिंपली कहना चाहता है जो इंडियन नेवी है उसने एक जो है एक्सरसाइज करी है चक्रवात 2023, तो कहाँ पर करी है, ठीक है, तो ये आपको बताना है इंडियन नेवी ने ये एक्सरसाइज चक्रवात 2023 कहाँ पर किया है? कोच्चि में किया है, मुंबई में, गोवा में, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आपका 48 है इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। तो गोवा में जो है चक्रवात जो एक्सरसाइज है ये इंडियन नेवी ने करी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
49 है, विच ऐप इज दिल्ली पुलिस यूजिंग फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन एट G20 रिसेंटली। तो हाल ही में दिल्ली पुलिस G20 पर सुरक्षित संचार के लिए किस ऐप का उपयोग कर रही है। तो आपको पता है G20 जो है आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, तो उसमें जो है दिल्ली पुलिस ने कौन सा ऐप यूज किया था कम्युनिकेशन के लिए। व्हाट्सएप का यूज किया था, संदेश किया था, टेलीग्राम का, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐप था, उस ऐप का नाम क्या था। 49 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी संदेश। तो ये जो ऐप है संदेश ऐप, इसके थ्रू जो है उन्होंने कम्युनिकेशन किया था दिल्ली पुलिस ने G20 में, ठीक है, सिक्योरली। तो जो सिक्योर कम्युनिकेशन है वो संदेश ऐप के थ्रू दिल्ली पुलिस ने किया था, जो G20 आपका भी न्यू दिल्ली में हुआ था। 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 50 है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हेलो यूपीआई एंड भारत बिल पे कनेक्ट फॉर इंटरेक्टिव पेमेंट्स। तो आपको बताना है हाल ही में किसने जो है आपका ये हेलो यूपीआई और भारत बिल पे कनेक्ट जो है ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो बताइए किसने लॉन्च किया है। एनपीसीएल ने, सीबीआई, एसबीआई ने, आरबीआई ने, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 50 का राइट आंसर क्या है। 50 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए एनपीसीएल, ठीक है। एनपीसीएल जो है इन्होंने जो है ये आपके इंटरेक्टिव पेमेंट्स जो है हेलो यूपीआई एंड भारत बिल पे कनेक्ट जो है लॉन्च किए हैं। 50 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। 51 है, हु हैज रिसेंटली बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आपको बताना है नए चेयरमैन कौन बने हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। तो बताइए नए अध्यक्ष कौन है जो आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है। एनजीटी का आपको नए अध्यक्ष का नाम बताना है। प्रकाश श्रीवास्तव, ए ऑफ गोयल, शिव कुमार सिंह, या नीलकंठ मिश्रा। तो बताइए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है एनजीटी है उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं। 51 का राइट आंसर क्या है। 51 का जो राइट आंसर है वो है प्रकाश श्रीवास्तव। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। 52 देखिए, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्मार्ट ई बिट सिस्टम फॉर पुलिस। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है पुलिस के लिए स्मार्ट ई बिट प्रणाली शुरू की है। तो बताइए किसने की है। स्मार्ट ई बिट में क्या होगा, जैसे पुलिस वाले होगा उनका जोन पता होगा, यहाँ पर उनकी जो निगरानी है उन्हें करनी है, तो उसमें एक ऐसा आपका जो है लॉन्च किया है सिस्टम, ठीक है, स्मार्ट ई बिट। तो बताइए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या हरियाणा। तो 52 का राइट आंसर क्या है। 52 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हरियाणा, ठीक है। हरियाणा ने जो है स्मार्ट ई बिट सिस्टम जो है पुलिस के लिए लॉन्च किया है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ये लॉन्च किया स्मार्ट ई बिट सिस्टम। 53 देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आपको बताना है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू को जो है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। तो बताइए कौन से देश के जो है ये थे। कनाडा, सुरीनाम, आयरलैंड, या नन ऑफ दीज। तो बताइए किस कंट्री ने जो है अपना हाईएस्ट सिविलियन हॉनर दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। 53 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सुरीनेम, जो आपकी कंट्री है सुरीनेम, इन्होंने जो है अपना हाईएस्ट सिविलियन हॉनर जो है किसको दिया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 54 है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया। तो भारत में कौन सा दिन जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताइए कौन सा दिन है। जनवरी 15, जनवरी 25, फरवरी 7, या मार्च 21। तो बताइए 54 का राइट आंसर क्या है। जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है। 54 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जनवरी 25। तो जनवरी 25 को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रपति मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि प्रैक्टिस कर रहे हो आप अपनी तैयारी देख रहे हो, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन है। अब मैं आपको जीके बोलूं तो जीके में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी। और इतने सारे टॉपिक आपको बता रखे हैं, तो जीके के ऐसा तो है नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन डालेगा, 10-15 डालेगा, तो ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, और कुछ भी वो एग्जामिनर डाल सकता है। मॉक टेस्ट में आप चेक कर रहे हो कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर कुछ भी आपको आ जाए एग्जाम में, आप उसे कर पा रहे हो टैकल या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट से आपको अपना स्कोर पता लगता है कि आपकी तैयारी कैसी है, तभी इतने सारे मॉक टेस्ट जो है बच्चे सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ एक मॉक टेस्ट दिया और एग्जाम देने चले गए, कई सारे मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं एग्जाम को देने से पहले, ताकि आपको अपनी खुद की तैयारी का पता लग जाए। मान लीजिए मैथ्स में आपके कम नंबर आ रहे, तो आपको पता है मैथ्स सेक्शन मेरा वीक है, मेरे को वहाँ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश में आपके जो है क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मॉक टेस्ट में ज़्यादा, तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट का ये मतलब होता है। तो अगर मॉक टेस्ट आपको लेने होंगे, नीचे ऐप का लिंक दिया, वहाँ मॉक टेस्ट डाल रखें। अगर स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, बस मॉक टेस्ट ही चाहिए कि आपने अटेम्प्ट करने क्वेश्चन चेक करना है अपनी तैयारी को, तो आप वहाँ से जो है उन्हें बाय कर सकते हैं। बाकी फ्री में भी कराऊंगा यूट्यूब में, जितना मुझे टाइम मिलेगा फ्री में भी जो है मैं मॉक टेस्ट लाता रहूंगा एचआरटीसी कंडक्टर के। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बाकी कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी वीडियोस लाने की। 55 देखिए, हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म।
तो आपको बताना है जो सिख धर्म है उसके संस्थापक कौन थे। तो बताइए सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोबिंद, गुरु अर्जन देव या गुरु नानक देव। तो बताइए 55 का राइट आंसर क्या है? 55 का जो राइट आंसर है वो है गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज जैंतिया ट्राइब मेनली फाउंड? अब आपको यहाँ देखा है एक जैंतिया जनजाति है, मुख्य तौर पर भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो बताइए कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में, असम में, मेघालय में, नागालैंड में। तो बताइए 56 का राइट आंसर क्या है? 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मेघालय। तो ये जो जैंतिया ट्राइब है यानी जैंतिया जनजाति है, ये कहाँ पाई जाती है, कौन से स्टेट में? मेघालय में पाई जाती है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड? तो आपको बताना है जो आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी स्टेट में है इंडिया की? तो बताइए कहाँ पर है? ओडिशा में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। तो बताइए 57 का राइट आंसर क्या है? 57 का जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैज इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू? आपको बताना है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से यानी वर्ल्ड के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन जिससे जो है इंडिया ने जो जुडिशियल रिव्यू है उसे बोरो किया है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का जो आइडिया है उसे बोरो किया है। तो बताइए कहाँ से किया है? जर्मनी से, आयरलैंड से, यूएसए से या फ्रांस से? तो बताइए 58 का राइट आंसर क्या है? 58 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यूएसए। तो यूएसए से जो है न्यायिक समीक्षा का जो विचार है उसे बोरो किया गया है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 59 हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इन स्पेस? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बताइए कौन था? कल्पना चावला, सैली राइड या वेलेंटिना तेरेस्कोवा या यूरी गार्गिन? तो बताइए फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इन स्पेस तो कौन थे? 59 का जो राइट आंसर है वो है यूरी गार्गिन। यूरी गार्गिन जो है फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया था। ये आपके रशिया के थे, वैसे तो उस समय सोवियत यूनियन था, वैसे उस समय की बात है सबसे पहले थी, ठीक है। तो यूरी गार्गिन जो है ये आपके सोवियत यूनियन के थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है स्पेस में ट्रेवल किया था। 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 60 देखिए कुचिपुड़ी इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? आपको बताना है ये कुचिपुड़ी है ये निम्न में से कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बताइए कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, कर्नाटका का या उड़ीसा का? तो बताइए जो कुचिपुड़ी है कहाँ का फेमस नृत्य है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या उड़ीसा? 60 का राइट आंसर क्या है? 60 का जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है कुचिपुड़ी। 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अब हमारा इंग्लिश का सेक्शन आ गया, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपसे जो है एग्जाम में पूछने वाला है एग्जामिनर। तो पहले में बोल रहा है पिक द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको बताना है इसमें आपको जो वर्ड दे रखा है, जैसे यहाँ टेंटेटिव दे रखा है, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो वर्ड है वो इसका मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो टेंटेटिव क्या होता है? जैसे अभी आप देखोगे कंडक्टर की आई है टेंटेटिव डेट, ठीक है, टेंटेटिव डेट आई है 10 दिसंबर को, कि टेंटेटिव डेट है तो मतलब चेंज भी हो सकती है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि हाँ उसी दिन होगा 10 दिसंबर को, चेंज भी कर सकता है एचपीपीएससी। तो टेंटेटिव का मतलब क्या हो गया? सर्टेन, अनश्योर, लास्टिंग या कॉन्फिडेंट? तो बताइए क्या आंसर होगा? 61 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है अनश्योर। तो अनश्योर का क्या मतलब है? श्योर नहीं है कि 10 दिसंबर को ही आपका होगा एग्जाम, ठीक है, टेंटेटिव डेट है एग्जाम की, तो ऐसा चेंज भी कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं अनश्योर। टेंटेटिव क्या हो गया? अनश्योर। इसका बेस्ट मीनिंग कौन एक्सप्रेस कर रहा है? अनश्योर। 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 62 देखिए कोलैटरल। तो कोलैटरल का जो मीनिंग है वो इनमें से कौन सा वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है? करस्पॉन्डिंग, बायस्ड, कलेक्टेड या इंटेलिजेंट? तो बताइए 62 का राइट आंसर क्या है? 62 का जो राइट आंसर है वो है करस्पॉन्डिंग, ठीक है। कोलैटरल का मतलब करस्पॉन्डिंग होता है। जैसे बैंक से लोन ले रहे हो तो बोलेंगे कुछ कोलेट्रल दो करस्पॉन्डिंग, अगर नहीं दोगे तो क्या? तो मान लीजिए आप अपनी जमीन गिरवी रख रहे हो तो वो एक कोलेट्रल दे रहे हो कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरी जमीन उठा लेना, तो वो क्या होगी? करस्पॉन्डिंग आपका, ठीक है। बेस्ट एक्सप्रेस क्या करे कोलेट्रल का? करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट देखिए पिक द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग। अब आपको अपोजिट बताना है, ठीक है। जैसे वर्ड दे रखा है रिबुक, तो इसका अपोजिट कौन सा जो है इसमें होगा? रिप्रूव, एडमायर, एडमोनिश या डिसलाइक? तो रिबुक क्या होता है? सबसे पहले रिबुक पता होता है। रिबुक होता है जैसे किसी को डांटना, मान लीजिए आप कुछ गलत करते हैं उसके लिए आपको डांटा जाता है तो उसे क्या रिबुक बोलेंगे। तो इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा? ऑप्शन देखिए कौन सा हो सकता है? तो वो होगा एडमायर। तो एडमायर तो किसी की प्रशंसा करना होता है ना, तो अपोजिट क्या हो गया रिबुक का? वो हो गया एडमायर हो गया। 64 देखिए चेरिश। तो चेरिश भी एक टाइप से कुछ किसी को अच्छा सा बोलना, जैसे चेरिश करना किसी चीज को, तो अच्छा टाइप हो गया कुछ, समझिए। तो ऑप्शन देखिए कंडेम, एडोर, वेनरेट या एंगेज? तो इसका अपोजिट क्या होगा? 64 का जो राइट आंसर है वो है कंडेम, ठीक है, किसी को मतलब खारिज करना, मना करना। तो चेरिश का अपोजिट क्या हो गया? कंडेम हो गया। 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट preposition। 65 है द स्लेव रिफ्यूज टू ग्रोवल डैश द फीट ऑफ द मास्टर। अब देखिए preposition डालना है, ऑन, बाय, एट या अपॉन। यहाँ में से जो ये चार ऑप्शन है कौन सा आएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि आपको पता है 100 क्वेश्चन कराने तो 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बनेगी। तो 65 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। द स्लेव रिफ्यूज टू ग्रोवल एट द फीट ऑफ द मास्टर। 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब 4 सेंटेंस दिए, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। पढ़ लीजिए एक बार। सिंग टीच इन द क्लास राइट नाउ, गलत लग रहा है। सिंग टीचर्स इन द क्लास राइट नाउ, गलत लग रहा है। सिंग इज टीचिंग इन द क्लास राइट नाउ, ये थोड़ा ठीक है। सिंग हैड बीन टीचिंग इन द क्लास राइट नाउ, तो ये भी आपका गलत है। इसमें क्या आएगा, सिंग इज टीचिंग इन द क्लास राइट नाउ, ठीक है। अभी की जो है आपकी अवस्था बता रहा है ना कि सिंग इज टीचिंग इन द क्लास राइट नाउ, यानी सिंग जो है वो अभी क्लास में पढ़ा रहा है। तो 66 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर बोला है फाइंड द वन वर्ड, ठीक है। वन वर्ड बताना है। गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, तो गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, प्लूटोक्रेसी, थियोक्रेसी, ओलिगेसी या मेरिटोक्रेसी। तो गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज मतलब जैसे गॉड के रूल्स है उनको फॉलो करना, वो गवर्नमेंट जो है गॉड के रूल्स एक तरह से फॉलो कर रही है, तो उसे क्या बोलते हैं। 67 का जो राइट आंसर है वो है थियोक्रेसी, ठीक है। थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज वो गया थियोक्रेसी। अब है अ स्मॉल हिल और माउंट इज कॉल्ड। अब कोई छोटी सी पहाड़ी उसे क्या बोलेंगे, आपको पूछ रहा है इसमें। हिली बोलेंगे, सीट बोलेंगे, नॉल बोलेंगे, मिनियन बोलेंगे। तो 68 का राइट आंसर क्या है, 68 का जो राइट आंसर वो है नॉल, ठीक है। नॉल बोलेंगे, अगर कोई स्मॉल हिल है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको नॉल बोलेंगे। 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इडियम और फ्रेज जो है यहाँ पर पुट करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। राम्स ऑल एक्सक्यूजेस सीम अ डैश स्टोरी, ठीक है। लॉक एंड की स्टोरी, सेफ एंड साउंड स्टोरी, डोव एंड कैट स्टोरी या कॉक एंड बुल स्टोरी। तो आपने सुना होगा कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होती है कि झूठी जो है स्टोरी एक तरह से। तो राम के जो भी एक्सक्यूजेस हैं वो सारे एक तरह से झूठे लगते हैं, ठीक है। राम ऑल एक्सक्यूज सीम अ कॉक एंड बुल स्टोरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब ब्लड एंड बोन्स आर डैश ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो जो ब्लड और बोन्स है वो क्या है बॉडी के, टू एंड फ्रो है, वार्प एंड वूफ है, क्वाइट है या बज एंड ब्लीड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वार्प एंड वूफ। वार्प एंड वूफ क्या हो गया, एक तरह से इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ब्लड एंड बोन्स तो ह्यूमन बॉडी की इंपॉर्टेंट चीज है, तो वार्प एंड वूफ आएगा यहाँ पर। 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट करते हैं हिंदी। कवि का स्त्रीलिंग, तो कवि का स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन आपको देखें कवित्री होगा। अब यहाँ मेन चीज है स्पेलिंग, स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए कवित्री की। तो 71 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कवित्री, ठीक है। 71 का राइट आंसर क्या है, कवित्री इसका राइट आंसर है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं 72, युवा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा। तो बताइए युवा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बन रही है, युवावस्था, यौवन, युवक या युवराज। तो 72 का राइट आंसर क्या है, 72 का जो राइट आंसर है वो है यौवन। तो युवा से जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो यौवन है, बी इसका राइट आंसर है। क्रांतिकारी शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो क्रांतिकारी किसके भेद के अंदर आ रहा है, व्यक्तिगत, भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक तो एक आपको स्पेसिफाई कर दिया, मोहित, इंडिया गेट, ऐसे मतलब वो होते हैं व्यक्तिवाचक। भाववाचक तो आपकी जिनमें भाव आ होता है। द्रव्यवाचक जैसे सोना हो गया, जो आपके मेटल्स टाइप होते हैं द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। ये आपका जातिवाचक में आएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। क्रांतिकारी ये जातिवाचक में, कोई आपको स्पेसिफिक नहीं बता रहा। जो क्रांतिकारी शब्द है क्या है, ये आपका जातिवाचक में। इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी, दुनिया भर के क्रांतिकारी थे, ठीक है, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली। 74 देखिए, आज मैंने अधिक संतरे खा लिए, रेखांकित पद में विशेषण है। अब आपको विशेषण बताना है, इसमें अधिक में कौन सा विशेषण है। गुणवाचक है, परिणामवाचक अनिश्चित है, परिणामवाचक निश्चित है या सर्वनामिक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें गुण तो बता रहा है, इसमें अधिक बोल रहा है, तो ये क्या होगा आपका परिणामवाचक अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित क्यों, अधिक, इसमें कोई संख्या भी नहीं बता रखी, निश्चित भी नहीं है। तो 74 का राइट आंसर क्या है, 74 का जो राइट आंसर वो है परिणामवाचक अनिश्चित, ठीक है। आज मैंने अधिक संतरे खा लिए, इसमें अधिक क्या है, परिणामवाचक अनिश्चित। आगे देखिए, आगे नाथ ना पीछे पगा, इस लोकोक्ति का में नाथ का अर्थ क्या है। तो बताइए क्या अर्थ है, बैल का स्वामी, बैल की नाक की रस्सी, बैल की पूंछ की रस्सी, बैल की गर्दन की रस्सी। तो 75 का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आगे नाथ ना पीछे पगा, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जैसे कोई भी जिम्मेदारी ना हो, किसी व्यक्ति पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, तो उसके लिए क्या बोले, आगे नाथ ना पीछे पगा। तो इसमें पूछे नाथ क्या है, ये नाथ क्या है। 75 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बैल की नाक की रस्सी, ठीक है। बैल की जो नाक की रस्सी होती है उसे नाथ बोलते हैं। 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 76 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब फिर से स्पेलिंग है, आपको बताना है परिशिष्ट की सही स्पेलिंग। तो बताइए परिशिष्ट की सही स्पेलिंग क्या है। तो 76 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, परिशिष्ट की सही स्पेलिंग क्या है आपका, प र के साथ जो है छोटी ई की मात्रा, श के साथ भी छोटी ई की मात्रा, और आपका आधा श और ट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 77 है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें 4 वाक्य दिए, एक सही है 3 गलत है, पढ़ लेते हैं। उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, प्रत्येक वर्ष फल नहीं देते, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है,
क्या यह संभव हो सकता है? ये तो लगता ही गलत है पढ़ते ही। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। तो ये वाक्य आपका सही है, बाकी आपके जो है गलत है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए 78, आमरण का समास विग्रह। तो आमरण का एक तरह से अर्थ ही बताना है आपको। मरण के उपरांत, पूर्णतः, मरण, मरण तक या मरण से पूर्व। तो बताइए 78 का राइट आंसर क्या है? 78 का जो राइट आंसर है वो है मरण तक। ठीक है, आमरण का मतलब क्या है? मरण तक, मरने तक। ठीक है, 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। वन शब्द का सही पर्यायवाची, तो वन का पर्यायवाची क्या होगा? विजिन होगा, विपिन होगा, तुहीन होगा, नलीन होगा। तो बताइए वन का पर्यायवाची क्या है? 79 का जो राइट आंसर है वो है विपिन। तो विपिन इसका सही पर्यायवाची है। वन का पर्यायवाची क्या है? विपिन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब इसमें से 3 विशेषण, एक नहीं है, तो सीधा आंसर ही बताता हूँ। ऑप्शन 80 का जो राइट आंसर वो है सौंदर्य। ठीक है, सौंदर्य ये विशेषण नहीं है। 80 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, तो जल्दी जल्दी करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ सीरीज दे रखी है, आपको ये वाली बतानी है। ठीक है, 1 2 3 4 बता दिए, 5वां बताने क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? सी दे रखा है, सी के बाद डी है, ई है, एफ है। तो अल्फाबेटिक सीरीज में देखोगे सी से पहले क्या आता है? बी, बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ बी आना चाहिए था आपका। ठीक है, बी, बी आपका ऑप्शन सी में भी है, डी में भी, तो इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब देखिए क्यू एस यू डब्ल्यू दे रखा है, तो एक बार अल्फाबेटिक सीरीज बोलिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, पी क्यू, फिर एक छोड़ के आर, छोड़ के एस। ठीक है, एस छोड़ के पी क्यू आर एस टी यू वी, यहाँ पर वी था, फिर एक छोड़ के डब्ल्यू, एक्स, एक्स छोड़ के फिर अब वाई आएगा। ठीक है, एक्स छोड़ के, एक छोड़ के वाई आएगा, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्यू के बाद एक छोड़ा एस आया, एस के बाद एक छोड़ा यू आया, यू के बाद एक छोड़ा डब्ल्यू आया, डब्ल्यू के बाद एक छोड़ा फिर आपका वाई आया, तो इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, अल्फाबेटिक सीरीज एग्जाम होने से पहले लिख देना, जो भी आपको पेपर दिया जाएगा उसमें ए बी सी डी ई एफ जी ऐसी पूरी अल्फाबेटिक सीरीज लिख देना, और वहां से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो एकदम से आप जो है देखते ही आंसर बता पाओगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टर्म बतानी है फिर से। यहाँ आपको 6 दिया है, फिर 13 है, 13 के बाद क्या है? 25 है, फिर 51 है, फिर 101 है, और उसके बाद पूछ रहा क्या आएगा। अब देखिए 6 से 13 जाना, तो कैसे जाऊंगा मैं? 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12, प्लस 1 कर दो, हो गया 13। अब 13 से 25 जाना है, तो 13 इंटू 2 कितना हो गया? 26, माइनस 1 कर दो, 25 हो गया। 25 से 51 जाना है, 25 इंटू 2 प्लस 1 कर दो, 51 हो गया। 51 इंटू 2 कितना हो गया? 102, माइनस 1 कर दो, ये हो गया आपका 101। अब नेक्स्ट में अगर आपको जाना होगा तो कैसे जाओगे? 101 इंटू 2 प्लस 1 करोगे। ठीक है, प्लस 1 कर दो, कितना हो गया आपका? 203 हो गया, तो 203 इसका राइट आंसर है। तो 82 का राइट आंसर क्या है? 82 का जो राइट आंसर है वो है 203। नेक्स्ट देखते हैं 83 क्या है? इफ डी इक्वल टू 4 बी ए डी इक्वल टू 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड टी। अब देखिए मैंने आपको बोला अल्फाबेटिक सीरीज लिखोगे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब डी देखो, आप देखते बोलोगे 4, ए जैसे ए हो गया, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे आप लिखोगे और उनको नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो वही जो चीज़ है यहाँ पर देखिए, डी के नीचे 4 है तो डी 4 है। अब बी के नीचे क्या होगा? 2 है, बी दूसरे नंबर पे आता है। ए कौन से नंबर पे आता है? 1वें नंबर पे। जो आपका डी है ये चौथे नंबर पे आता है। अब बी ए डी इसको ऐड करोगे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, तो देखिए यहाँ 7 लिखा है। वैसे ए एन टी को अब आपको ऐड करना है, तो ए आपका कौन सी पोजीशन में? आपका 1 पोजीशन में। फिर आपका एन है ये आपका 14वें पोजीशन में आएगा। जो आपका टी है ये 20वीं पोजीशन में आएगा। तो 20 प्लस 14 कितना हो गया? 34 प्लस 1 35, तो 35 इसका राइट आंसर है। तो अल्फाबेटिक सीरीज लिख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए इसमें भी ऑड वन आउट बताना है, तो यहाँ पर देखिए फिर से कुछ लिख रखा है, जैसे मैंने देखते ही मुझे देखा ए और बी, देखिए इकट्ठे ए बी अल्फाबेटिक सीरीज में एकदम से है। ए बी सी डी ई एफ, देखिए सी डी को छोड़ दिया इन्होंने, सी डी छोड़ा, लास्ट में देखो यहाँ पर ई और एफ है। ठीक है, कॉमा के बाद, कॉमा से पहले ई और उसके बाद एफ। अब 2 छोड़ने चाहिए। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी एच को छोड़ दो, फिर क्या आएगा? आई और जे। मुझे यहाँ तो के दे रखा है तो यही गलत होगा, यहाँ जे होना चाहिए था आपका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये आपका ऑड है। ठीक है, लास्ट वाला आपका गलत है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए, अंजलि वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। अब यहाँ पर आपको मैप बनाना, जैसे ये लिख दिया मैंने, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। ठीक है, अंजलि है वो 5 किलोमीटर जा रही है साउथ के लिए, तो यहाँ ले लीजिए ये आपका हो गया 5 किलोमीटर गई साउथ की। ठीक है, साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर की। देन शी टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। अब इस साइड को गई, अपने राइट को मुड़ेगी ना, तो वो 4 किलोमीटर की। ठीक है, 4 किलोमीटर चल गई। अगेन शी टर्न्स राइट एंड मूव 2 किलोमीटर, अब 2 किलोमीटर मुड़ी राइट मुड़ के। अब कह रहा है जो उसके स्टार्टिंग पॉइंट है और जो उसका अभी की पोजीशन है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, यानी अभी वो यहाँ पर है और पहले वो यहाँ पर थी। अब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको फाउंड करने के लिए क्या करूँगा? नीचे वाला डिस्टेंस जो ये है मुझे पता है कितना, ये 4 है, नीचे दे रखे हैं 4, और ये आपका 2
था तो ये आपका 2 है, टोटल 5 है, तो ये कितना बचा 3, ये आपका 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये वाले हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, दो साइड का स्क्वायर करो, जैसे 4 का स्क्वायर किया 16 हुआ, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, ये किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के, यानी x के स्क्वायर के, ठीक है। x मान लो 16 प्लस 9 25 हो गया, 25 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर है, उस साइड के रूट करोगे तो x की वैल्यू कितनी 5 आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर 5 है। नेक्स्ट देखिए 86। अब यहाँ पर आपको दे रखा है एल्फोर्ड्स, ब्राउन, कौची, डोरेन, उलर आर 5 फ्रेंड्स। अब इनका बता रखा है ये 5 फ्रेंड्स है और सीक्वेंस बता रखा है, इसमें आपको बताना है बीच में कौन सा पर्सन आएगा, ठीक है। इसको पढ़ोगे तो इसमें आएगा बीच में कौन सा पर्सन आएगा, तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे ही करना है, ठीक है। 4 है, डूरन इज शॉर्टर देन कौची बट टॉलर देन एल्फ्रेड। तो जो डूरन है, ठीक है, डूरन यहाँ लिख देता हूँ बीच में, डूरन ये रहा, ये जो है आपका शॉर्टर देन कौची है, तो कौची से छोटा है, ठीक है, कौची से छोटा है, तो कौची यहाँ लिख दो, कौची ये हो गया, और बट टॉलर देन एल्फर, तो ये एल्फर है, इससे टॉलर है, ये इससे छोटा हो गया डोरेन से। फिर कह रहा है ब्राउन इज टॉलर देन डोरेन बट शॉर्टर देन कौची, तो जो ब्राउन है वो डोरेन से बड़ा है और कौची से छोटा है, तो इनके बीच में आएगा, ब्राउन यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर बोल रहा है ऊलर इज द शॉर्टेस्ट, तो ऊलर शॉर्टर है, तो ऊलर को यहाँ लिख दो, ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा, तो बीच में कौन आया, डूरन आया। तो इसका राइट आंसर 86 का राइट आंसर क्या है, 86 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी डूरन, ठीक है। अब देखिए 87 है, द वर्ड ब्लू इज रिलेटेड टू जोधपुर, देन वर्ड पिंक इज रिलेटेड टू। अब देखिए ब्लू किसे बोला है, ब्लू सिटी किसे बोलते हैं, जोधपुर को बोलते हैं। वैसे पिंक सिटी किसे बोलते हैं, पिंक सिटी बताइए किसे बोलते हैं, बेंगलुरु, जयपुर, आगरा या कोलकाता को। तो 87 का राइट आंसर क्या है, 87 का जो राइट आंसर है वो है जयपुर। तो ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को, पिंक सिटी किसे बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। वैसे अगर मैं बोलूँ गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, वो किसे बोलते हैं, वो आपके जैसलमेर को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने अगर पढ़ा होता जीके में तो ये चीज़ें, पिंक सिटी किसे बोलते हैं, वो आपकी जयपुर को बोलते हैं। अब देखिए व्हाट वुड बी द प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अब प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है। असेंडिंग जैसे कि असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा बताइए, सबसे छोटा क्या होगा इनमें, सबसे छोटा क्या है, मिलीमीटर है, ठीक है, सबसे छोटा मिलीमीटर हो गया। उससे बड़ा क्या होगा, उससे बड़ा आपका सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। उससे बड़ा क्या होगा, मीटर होगा। उससे बड़ा क्या होगा, डेकामीटर होगा, डेकामीटर का मतलब क्या होता है 10 मीटर, ठीक है। और फिर किलोमीटर सबसे बड़ा होगा, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका कौन सा है, मिलीमीटर 5 आया, फिर आपका सेंटीमीटर 4 आया, फिर मीटर 2 आया, फिर आपका डेकामीटर 1 आया, फिर आपका किलोमीटर आया 3। तो 54213, 54213 आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए इन अ क्लॉक द टाइम इज 9:48, देन व्हाट विल बी द टाइम इन द मिरर, ठीक है। अगर आप मिरर में उस टाइम को देखो तो कितना हो जाएगा, ठीक है, एक घड़ी में 9:48 हो रहे हैं। तो वो वैसे तो सोच के भी अगर आप दिमाग में सोचो तब भी कर लोगे, बाकी टेक्निक भी बताता हूँ। जैसे 9 लिखा है, इसको आपको 11 से माइनस करना है, तो 2 आएगा, और जो 48 है इसे 60 से, ठीक है, 60 से माइनस करो 48 को, कितना आ गया 12, तो 2:12 आएगा, ठीक है, राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो 11 से माइनस करना है, जो भी आपको घंटा दे रखा होगा और जो मिनट दे रखा होगा उसे आपको जो है 60 से माइनस करना होगा, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए 90 का है, 81 जो है आपका रेशियो 27, फिर प्रोपोर्शनेट किया 93 किसके बराबर। अब देखिए 27 को अगर 3 से इंटू करोगे तो 81 आएगा। वैसे कि किसी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करो और 93 आए, तो बताइए कौन सी को करोगे। तो 31 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 31 3 से कितना होता है आपका 93 होता है, तो इंटू 3 करना है। वैसे ही 27 3 से 81 था, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब इसमें बोल रखा है इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स 25 प्ले हॉकी, 30 प्ले फुटबॉल, 8 प्ले नीदर गेम, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल। तो कहना चाहता है 50 छात्र है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल जो है आपकी 50 स्टूडेंट है। जो हॉकी खेलते हैं वो कितने हैं, वो 25 है, प्लस कर दो इसमें जो आपके फुटबॉल खेलते हैं वो 30 है, प्लस इसमें आपको क्या करना है, प्लस इसमें जो आपको करना है, सॉरी इसमें माइनस करना है आपको, जो आपके जो है दोनों गेम खेलते हैं, तो दोनों गेम खेलते हैं वो माइनस कर दो, और प्लस करना है आपको इसमें जो कोई भी गेम नहीं खेलते 8। अब इससे आप जो है इसे सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए बोथ वाला है, ये माइनस में है तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। 50 यहाँ पर आपका प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं, 25 प्लस 30 55 हो गया, 55 प्लस 8 कितना हो गया 63 हो गया। अभी 50 वहाँ था, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 63 में से 50 गया 13, तो 13 जो है वो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 91 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, उषा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता, देयर एज
3 years ago she was 3 times as old as Ritu. How old is Usha? तो देखिए उषा जो है वो ट्वाइस है रीता की, तो उषा है वो ट्वाइस है, तो 2r लिख लो, ठीक है, दो दुगनी है जो रीता की एज की। अब 3 साल पहले कह रहा है, तो u में से 3 माइनस करो, उषा की एज से 3 माइनस किया, रीता की एज से भी 3 माइनस किया, 3 साल पहले की बात हो रही है। शी वॉज 3 times ऑफ रीता, तो ये जो रीता है इसकी 3 गुना थी उषा, ठीक है। तो ये एक और आपका जो है इक्वेशन आ गई। अब इसमें जो है वैल्यू पुट कर दो, जैसे यहाँ u है, यहाँ पर आप 2r लिख सकते हो क्योंकि उषा 2 गुनी है रीता की, तो 2r, ठीक है, 2r हो गया, -3 हो गया। अब इसको ब्रैकेट को खोलो, 3r -9। अब देखिए यहाँ पर 2r है, वहाँ 3r है, वहाँ जाएगा तो 1r बचेगा, और यहाँ पर आपका क्या है, -3 है, ये 9 उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, तो r 6 आएगा। यानी रीता की एज कितनी है, 6, मगर उषा की उसकी ट्वाइस, यहाँ लिख रखा है ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता, तो 12 होगी उषा की। 92 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ hen एंड cows द नंबर ऑफ लेग्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड प्लस 28, द नंबर ऑफ cows आर। अब इसमें क्या जाता है, एक आपको इक्वेशन बतानी है, आपको बताना है cows कितनी है, पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर उससे हम बताएंगे कितनी cows है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं hen एंड cows की जो लेग्स है वो किसके बराबर है, तो hen में जो आपके मुर्गे होते हैं उसमें कितनी लातें होती है, उसमें आपकी 2 होती है, ठीक है। hen को मान लो काउ को y मान लो, तो मुर्गे की 2 लात होती है, तो 2x प्लस हमें पता नहीं कितने हैन है, ठीक है, काऊ भी हमें पता नहीं, तो काऊ की जो है गाय की 4 लेग होती है, तो 4y कर दो, ठीक है, y लिखा है क्योंकि हमें पता नहीं कितनी काऊ है। ये किसके बराबर होगा, बताइए किसके बराबर होगा, ये होगा आपका x प्लस वाई, ठीक है, हैन है, ये ट्वाइस है हैन है, ठीक है, हैन और काऊ के, तो 2 गुना x प्लस वाई, तो हेड जो होंगे उनके हेड तो एक एक ही होंगे दोनों के, तो x प्लस वाई कर दो, दोनों के हेड एक एक होंगे, वो 2 गुना है उसके प्लस 28 करना है आपको, ठीक है, प्लस 28 भी लिखा है। तो अब आपको बताना है काऊ कितने हैं, तो लेग को देखिए यहाँ पर अगर आप सॉल्व करें 2x प्लस 4y, अब इसको खोलोगे तो 2x प्लस 2y हो गया प्लस 48 हो गया, 2x से 2x कटो, 2y यहाँ था, ये वहाँ जाएगा तो 4y से माइनस होगा, 2y आएगा आपका 28 के बराबर, और y किसके बराबर आ जाएगा, 14 के। तो आपकी काउ कितनी है, टोटल 14 काउज है। तो इक्वेशन ही बनानी थी सिंपल। 93 का आंसर ऑप्शन बी है। अब देखिए एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1200 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो इतना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी। अब आपको शेयर में डिफरेंस बताना है, तो बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना है, यहाँ 7 दिया है, तो 7 डिवाइड बाय 5 प्लस 7 प्लस 13 कितना होगा 25, ठीक है, टोटल 25 इंटू है 1200 आपका टोटल अमाउंट, ये है आपका बी का शेयर। और सी का शेयर कितना है, सी का जो आपका शेयर है वो कितना है, सी का शेयर जो है वो है 13, ठीक है, 13 दे रखे हैं यहाँ पर रेशियो में, और टोटल है 25 इंटू 1200, ठीक है, 1200। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ पर मैं कॉमन ले सकता हूँ, 13 माइनस 7 को कॉमन ले लो, सॉरी इसको 13 ब्रैकेट में ले लो, कॉमन लेना है हमने 1200 बाय 25, 1200 बाय 25 कॉमन ले लिया। अब 13 में से 7 गया, कितना बचा, 6 बचा, 6 बचा इंटू, अब इसको सॉल्व भी कर दो, 1200 और 25, तो 25 को अगर आप 1200 से काटो कितने सा, 48 सा कटेगा, 48 सा कटेगा, 6 इंटू 48 कितना होता है, 6 को अगर 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो 288 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 95 देखिए, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 5 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 4 द 7th नंबर इज, तो जो 7 नंबर है उनका एवरेज 5 है, तो 7 इंटू 5 कर दो, 7 इंटू 5 करोगे कितना आएगा 35, तो टोटल हमें वैल्यू पता लगी नंबर की कितनी है 35। बोला है फिर जो 6 नंबर है उनका एवरेज 4 है, तो 6 को 4 से इंटू करो, बाकी जो 6 नंबर है उनका टोटल नंबर जो आपका होगा वो कितना होगा, 6 इंटू 4 कितना होगा, ये होगा 24, इसको माइनस करोगे 11 बच रहा है, तो 7th नंबर क्या है वो 11 होगा आपका, ठीक है, 7 नंबर 11 था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग passes a bridge at the rate of 72 किलोमीटर पर हार इन 25 सेकंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब ब्रिज की लेंथ बतानी है, सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम वाला फॉर्मूला इसमें लगता है, मगर यहाँ देखिए सब कुछ आपका मीटर में है, सेकंड में है, मगर जो आपकी स्पीड है किलोमीटर पर हार में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 4 जा 72 4 5 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया है, ठीक है, स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पुट कर दो, जो आपका स्पीड है वो 20 है, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस जो ट्रेन का खुद की लेंथ है और जो ब्रिज की लेंथ है वो उसको कवर करनी होगी, तो बी लिख दो यहाँ पर, डिवाइड बाय टाइम कितना है 25 सेकंड, बस इसको सॉल्व करो, 25 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करो तो 500 आता है, 500 इक्वल टू 100 प्लस बी, तो बी की
जो है वैल्यू आएगी, 100 को उधर ले जाओ तो 400, तो 400 इसका राइट आंसर है। अब आपको ज़्यादा डीप में बता नहीं रहा मैथ्स, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ऐसे मैथ्स की प्लेलिस्ट भी मैंने चैनल में बना रखी है, उसमें हर एक मेथड बता रखा है मैथ का कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स से बता रखा है कि ट्रिक्स से कैसे सॉल्व करना है, हर एक चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो चैनल में जाना, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप मैथ को कवर कर सकते हो। बाकी 97 क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज डिक्रीज बाय 20%, 25% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स, व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन डिक्रीज आफ्टर 2 ईयर। तो मान लीजिए टाउन है, उसकी पॉपुलेशन है 100%, ठीक है, 100% पॉपुलेशन है। अब उसे 20% डिक्रीज किया जाता है, यानी 80/100, ठीक है, 80/100 पॉपुलेशन रह गई। फिर उसके बाद 25% और डिक्रीज करते हैं तो 75/100, ठीक है, 100 से माइनस करके लिखना है, तो 25/100 लिखना पड़ेगा कि 25% डिक्रीज करें। अब इसको सॉल्व करो, 100 से 100 कट गया, आपका ये 3 जा हो गया, ये 4 जा हो गया 25, ठीक है, 4 ये हो गया आपका 20 जा, तो 20 इंटू 3 कितना होगा 60, तो 60% पॉपुलेशन ही बची, तो 40% जो है डिक्रीज हो गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। A gardener grows 5625 trees in the garden. If the he grows in such a way that row और जो उसके रो है और जो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है, कॉलम और रो जो है वो इक्वल है। तो जो ऐसे मान लीजिए एक गार्डनर उसने पौधे उगाए, ठीक है, तो पौधे उगाए तो जो कॉलम होंगे और जो रो होगी वो बराबर होगी, ठीक है। तो पूछ रहा है ये अगर इतने पौधे उगाए तो बताइए कितनी नंबर ऑफ रोज है, तो बताइए कितनी रो होगी। तो आपको बस इसका देखना है कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, 71 का स्क्वायर है, 73 का, 75 का, 77 का, तो बताइए 98 का राइट आंसर क्या है। 98 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 75। तो 75 को अगर 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5625 आएगा। तो इतने पौधे लगाए हैं तो 75 रोज होंगे और 75 कॉलम होंगे। 98 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब देखिए, द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज 15, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट आर इंटरचेंज, व्हाट इज द नंबर। अब कह रहा है कोई नंबर है जिसके अगर डिजिट को अगर ऐड करो तो 15 आएगा, और अगर उस नंबर पे 9 ऐड कर दो तो उसके जो नंबर है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे 96 है, ठीक है, 96 को ऐड करो कितना आ रहा है, हाँ 15 तो आ रहा है। अब इसमें 9 ऐड करो, 9 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 105, तो इंटरचेंज तो हुए नहीं। वैसे 78 देखो, 78 में ऐड करोगे तो 15 तो आ रहा है, 7 + 8 15 होता है। 7 8 में अगर आप 9 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 87, तो देखिए नंबर जो है इंटरचेंज हो गए, पहले 78 था अब 87 हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए 100, 12% of x is equal to 6% of y, then 18% of x will be equal to how much percent of y। तो अब इसमें 12% of x equal to 6% of y प्रोपोर्शनेट में लो। 18% ऑफ x किसके बराबर होगा, तो देखिए अगर 12 जो है x है वो 6% ऑफ y के बराबर है, तो देखिए दुगना हो रहा है ना, 6 का वो दुगना हो गया, तो इसका दुगना क्या, 9 का दुगना हो जाएगा 18, तो यहाँ 9 आना चाहिए था, तो 9 इसका राइट आंसर है। 100 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आपको मैंने बोला था जो मॉक टेस्ट की पीडीएफ वो डिस्क्रिप्शन में दी है। अब जितने भी आपका स्कोर हो रहा है कमेंट में करके बताइए। पेपर मैंने जो है अच्छे लेवल का बनाया, तो ऐसा है बहुत अच्छे लेवल का बनाया, एग्जामिनर इससे अच्छा तो क्वेश्चन पेपर आपके लिए बना नहीं पाएगा, कि इतना मुश्किल नहीं बना पाएगा। तो अगर आप इसमें भी 70 के अबव स्कोर कर रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी है। मैं ये कहूँगा 70 के अबव अगर इस पेपर में स्कोर कर रहे हो तो तैयारी अच्छी है, क्योंकि मॉक टेस्ट मैंने डिफिकल्ट बनाया था, क्योंकि मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप मुश्किल समय में भी जो है एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि ईजी पेपर आएगा तो आप डेफिनेटली जो है अच्छा स्कोर कर दोगे। तो ऐसी कई सारे मॉक टेस्ट हमने बना रखे हैं, नीचे ऐप का लिंक दे रखा है, उसमें ईजी लेवल के, मीडियम लेवल के, हार्ड लेवल के, हर टाइप के जो है मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। बाकी और भी फ्री मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लाता रहूँगा, नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, उसे भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो जिसने पेड लेना होगा वो ऐप के थ्रू पेड भी ले सकता है, बाकी अगर फ्री लेने होंगे तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं मॉक टेस्ट बनाता जाऊँगा। बाकी इस वीडियो को इतने रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आपसे अगली क्लास मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।